गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग एक बार फिर PRSU प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय के बारे में चर्चा करेंगे। अभी तक हम लोगों ने PRSU के डेट जिसे आप कहते हैं डॉक्टोरल एंट्रेंस टेस्ट एग्ज़ाम के बारे में चर्चा किया, जिसे PhD के रूप में जानते हैं। तो अभी तक जो PhD का एग्ज़ाम हुआ उसका रिजल्ट भी आ गया एंड इंटरव्यू के बाद मेनी ऑफ यू हैव गॉट सिलेक्शन। So congratulations to all of you who have qualified for next level. I mean next level is your admission in PhD program. Okay. अब हम लोग आते हैं कि इस संदर्भ में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि काफ़ी आप लोग के कमेंट्स आए कि इसके फीस बहुत ज़्यादा है, आगे क्या होगा, कैसे होगा। एंड बहुत सारे लोगों का फ़ोन भी आया कि मेन कैंपस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे आपका एडमिशन प्रोसेस की। एडमिशन प्रोसेस ये है कि अब आपको 2 जुलाई तक आप लोग को फीस सबमिट करना है। 2 जुलाई 2023 तक आपको फीस सबमिट करना है। ये तो पहला आपके लिए मेन क्राइटेरिया है। दूसरा आपके लिए है कि जो फीस स्ट्रक्चर है वह आपके लिए 45,200 रुपया है। ठीक है, 45,200 रुपया है, जिसमें से जिसमें से काफ़ी कन्फ्यूज़न है कि पर सेमेस्टर क्या होगा। तो देखिए, पहली बार में आपको 45,000 ठीक है 200 रुपया देना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम का फीस है। इसके बाद आपको पर सेमेस्टर आपको देना पड़ेगा 15,800 रुपया। ठीक है, 15,800 रुपया आपको फिर आगे चल के पर सेमेस्टर फीस देना पड़ेगा। अब आते हैं जहाँ तक सेमेस्टर की बात है। देखिए, सेमेस्टर का बात का मतलब ये होता है कि UGC के मानक के हिसाब से ये है कि UGC पहले कहती थी कि किसी भी विद्यार्थी को, खासकर जो PhD में एडमिटेड है, उसे मिनिमम 18 महीने के अंदर अपना PhD प्रोग्राम सबमिट करना होगा मिनिमम। ठीक है, इससे पहले नहीं कर सकता है। और उसके बाद अधिकतम जो था, तो पहले तो कोई क्राइटेरिया था, 9 वर्ष 7 वर्ष ऐसे चलता था। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि 6 वर्ष तक आप लोग जमा कर दीजिए ओवरऑल। ठीक है, तो विशेष परिस्थितियों में 6 महीने 8 महीने आपको एक्सटेंशन मिल जाता है। तो ओवरऑल वर्तमान का जो पर्सपेक्टिव है, वर्तमान का जो क्राइटेरिया वो ये है कि वर्तमान में UGC कहता है कि किसी भी रिसर्च स्कॉलर को कम से कम 24 महीने से पहले, ठीक है, 24 महीने से पहले वो अपनी थीसिस नहीं जमा कर सकता है। तो मिनिमम 24 महीने उसके लिए चाहिए। तो 24 महीने का मतलब हो गया कम से कम आपको 4 सेम। ठीक है, तो 4 सेमेस्टर आपको चाहिए। तो उस हिसाब से वन टाइम फीस के बाद, जो आपका फर्स्ट टाइम फीस के बाद आपको पर सेमेस्टर 15,800 रुपया लग सकता है। उसके बाद जहाँ तक मैं समझता हूँ वजह है कि अगर आप 3 साल, मिनिमम 3 साल 4 साल पहले किसी का PhD होता नहीं है, और जो JRF है वो अपनी स्कॉलरशिप के लिए भी लगभग का पूरा 5 साल तो लगभग ले ही लेते हैं। ओके, तो आगे से भी आपका यही सेमेस्टर चलता रहेगा। तो जब तक आपको स्टाइपेंड मिलता है, मतलब तब तक तो आप खींच ले जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में पर सेमेस्टर आपको इतना फीस जमा करने पड़ेगा। अगर आप एक्सटेंशन लेके 6 वर्ष ले जाते हैं तो ऐसे ही आपका सेमेस्टर बढ़ता रहेगा, आपको फीस जमा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ओवरऑल बस ये है अभी तक का सिनारियो कि 45,200 रुपये आपको पहली बार फीस जमा करना है। अगले हर 6 महीने के बाद आपको पर सेमेस्टर जो है वो 15,800 रुपया जमा करना पड़ेगा। ठीक है, अभी तक का ये है। फिर आगे अगर कोई सूचना आएगी तो मैं आपको अपडेट करूँगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। वेटिंग लिस्ट की बात करते हैं कि काफ़ी लोग सिलेक्ट हुए हैं, और काफ़ी लोग के देखे होंगे आपके सर्टिफिकेट में लिखा होगा वेटिंग 15, 10, 18, 20, हाँ ऐसे। तो देखिए, जो आपका रिजल्ट आया होगा उसमें आपके रिजल्ट में पहले लिखा होगा आपका मार्क्स लिखा होगा, आपने कितना पाया है। उसके बाद लिखा होगा आपके URO, ठीक है, फिर लिखा होगा आपका URF, ठीक है, ऐसे लिखा होगा URF। फिर आपको लिखा होगा EWS, फिर लिखा होगा EWSF, ऐसे ही आपका ST, SC, ऐसे लिखा होगा SC, फिर लिखा होगा SCF,
SCO होगा और फिर SCF होगा, ठीक है। ऐसे ST होगा, OBC होगा सबका, ठीक है। तो और PH होगा ये। देखिए इसका मतलब हो गया कि अनरिजर्व्ड ओवरऑल, अनरिजर्व्ड ओवरऑल में आपका रैंक कितना है, ठीक है। ओवरऑल में आपका रैंक कितना है, तो जितना आप हर सब्जेक्ट में सीट होगी उसी के अंदर आप होंगे तभी तो सिलेक्टेड होंगे, तो निश्चित तौर से आपका उसके अंदर ही होगा। कि जैसे इतिहास में 44 सीट है, एंशिएंट हिस्ट्री में तो 44 होगा, 43 होगा, 42 होगा, तो ओवरऑल पहला तो आपका ये होगा, अगर सिलेक्ट है तो उसी के अंदर होगा। अगर इसके बाहर आपका रैंक आ रहा है, जैसे 44 के बाद 46 हो गया, 45 हो गया, तो आपका वेटिंग लिस्ट 1 हो गया, ठीक है, ओवरऑल। हाँ, तो ऐसे ही वेटिंग लिस्ट 4, 6, 10 अलग अलग होगा। यहाँ पे आपका वेटिंग लिस्ट लिखा होगा, यहाँ पे आपका वेटिंग लिस्ट लिखा होगा। अब मान लीजिए कि आप अनरिजर्व्ड ओवरऑल में जिस रैंक पे हैं, ठीक है, उसके बाद अगर आप महिला हैं तो अनरिजर्व्ड में महिला में आपका रैंक कितना है, EWS है तो EWS में आपका रैंक कितना है, ठीक है, EWS मतलब ओवरऑल में। फिर EWSF अगर आप महिला में हैं तो कितना रैंक है, किसी का देखे होंगे EWS में आया होगा 15 रैंक है, तो पता लगा EWS महिला में उसका 5वां रैंक है। इसका मतलब हो गया कि महिलाओं में रैंक अगर होगा तो 5वें नंबर पे आप हैं, और अगर ओवरऑल रैंक की बात करेंगे EWS में तो आप 15वें नंबर पे हैं, ठीक है। ऐसे ही अनरिजर्व में मान लीजिए आप 34 नंबर पे हैं, महिला में हो सकता है आप 16 नंबर पे हों, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है। ऐसे ही SC ST बनेगा, और ओवरऑल वेटिंग हो सकता है आप 7 पे हो, 10 पे हो, 18 पे हो, ऐसे होगा। इसका मतलब ये है कि आप जिस कैटेगरी में होंगे और उसी कैटेगरी में अगर सीट खाली होगी, मान लीजिए आप EWS में हैं आपको, ठीक है, EWS में पहले 5वें नंबर पे हैं, तो इसका मतलब है कि 4 सीट खाली होने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा वेटिंग लिस्ट में। अगर EWS में आप ओवरऑल में हैं, पुरुष वर्ग में हैं, तो 15वें नंबर पे है, तो 14 सीट खाली होने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पहले नंबर पे हैं तो पहले पे आपका हो जाएगा, दूसरे पे है दूसरे पे हो जाएगा। अगर आप अनरिजर्व्ड महिला में हैं तो महिला वाला जैसे खाली होगा तो उसमें आपका हो जाएगा, ठीक है। जैसे SC ST OBC यही आपका मूल क्राइटेरिया है आपके वेटिंग लिस्ट के निर्धारण का, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि वेटिंग लिस्ट ये डिपेंड करेगा कि आप किस कैटेगरी में हैं और किस कैटेगरी में सीट खाली होती है, किस कैटेगरी में सीट खाली होती है, जैसे जैसे सीट खाली होगी जिसमें, ठीक है, उसी में आपको मौका मिलेगा एडमिशन का, ठीक है। तो वर्तमान का आपका जो सिनारियो है अभी तक PRSU का यही है। तो ओवरऑल फिलहाल अभी आपको को जिनको एडमिशन लेना है वो लोग अपना एडमिशन ले लीजिए और अपना PhD शुरू कीजिए, जल्दी से JRF हो जाइए ताकि आपको स्टाइपेंड भी मिले। कम से कम 42-43 हज़ार हो गया इस समय, तो वो आपको मिलना शुरू हो जाए। हाँ, आगे आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, ठीक है। हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे। अभी कुछ लोग का मैटर ये है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का क्रेट का भी इंटरव्यू होने वाला है, 10 जुलाई के बाद शुरू होगा। तो मान चलिए 15-20 जुलाई से इंटरव्यू लगना शुरू हो जाएगा। तो मेरे बहुत सारे लोग ऐसे कंफ्यूज्ड हैं जो दोनों जगह पे हैं, ठीक है। हम उनके लिए भी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और बात करेंगे कि कौन ज़्यादा सेफ जोन में है जो कि रिस्क ले सकता है, यहाँ छोड़ के यूनिवर्सिटी के लिए ट्राई कर सकता है, एक रिस्क ले सकता है, ठीक है। तो उस रिस्क फैक्टर की भी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बहुत जल्दी, कल परसों। थोड़ा हम पहले इसको समझ लें क्राइटेरिया क्या है, किस डिपार्टमेंट में कितनी सीट है और किस डिपार्टमेंट में कितनी मेरिट गई है हाईएस्ट, तो उसके हिसाब से हम समझ के थोड़ा सा एक स्ट्रेटजिक आपको फॉर्मेट बताएंगे कि कहाँ पे आप रिस्क ले सकते हैं, ओके। फिलहाल जो लोग JRF हैं उनके लिए तो अच्छा है, अगर हुआ है तो आप फटाक से ले लीजिएगा एडमिशन, ताकि आपको स्टाइपेंड मिलना शुरू हो जाए, फेलोशिप मिले, आपको प्रॉब्लम ना हो, ओके। और बहुत अच्छा अगर सेफ जोन में होंगे तो यूनिवर्सिटी के लिए भी ट्राई आप कर सकते हैं। हम इसके बारे में भी चर्चा आगे करेंगे, ओके। चलिए, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।